प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ। आज 2 बिल मंजूर कराए हैं हुकूमत ने वफाकी काबीना से, और फिर वो ऑर्डिनेंस के ज़रिए से उनका नफाज अमल में आ जाएगा। एक तो पार्लियामेंटेरियंस को इलेक्शन मुहिम में हिस्सा लेने की अब इजाज़त होगी। दूसरा, सोशल मीडिया पर लोगों की इज्जत उछालने का जो जुर्म है उसको काबिल ताज़ीर करार दिया गया है, और इसका फ़ैसला अदालत को 6 माह के अंदर करना होगा। इसके साथ साथ कुछ सियासी नोयत की अहम डेवलपमेंट्स हैं, जैसे कि शहबाज शरीफ की मुलाकात जहांगीर तरीन के साथ, इसके बड़े चर्चे हो रहे हैं। हुकूमत को लगता है कि जहांगीर तरीन साहब कभी भी साथ नहीं दे सकते शहबाज शरीफ का, मुस्लिम लीग नून का। हुकूमत क्यों कॉन्फिडेंट है जहांगीर तरीन के हवाले से, बावजूद इसके कि हुकूमत के साथ जहांगीर तरीन साहब के ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं। दूसरा, कुछ ज़बान जो गुज़श्ता वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से इस्तेमाल की गई उस पर बड़ी तनकीद हो रही है अपोजिशन की तरफ से। तो हम ये जानेंगे कि क्या हुकूमत ये समझती है कि सही अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं। प्लस प्रोग्राम में हम ज़रूर डिस्कस करना चाहेंगे कि कराची में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल है। 1.5 माह में 11,000 वारदातें जो हैं वो हुई हैं। हज़ारों मोटरसाइकिलें छीनी गई हैं, चोरी हुई हैं, गाड़ियाँ छीनी जा रही हैं। फिर 13 अफराद जाँ बहक हुए हैं, जिसमें एक सहाफ़ी भी शामिल हैं और जिसमें एक पुलिस एहलकार भी शामिल हैं। जराइम पेशा अफराद ने 13 अफराद को पिछले 1.5 माह में कत्ल किया है। तो इस तशवीशनाक सूरत हाल को क्या सिर्फ ये कहा जा सकता है कि मुआशी मसाइल जो हैं वो जराइम की वजह बन रहे हैं? क्या इजाज़त दी जा सकती है मुआशी मसाइल की वजह से कि जराइम पेशा अफराद जो हैं वो राज करें? तो इन तमाम चीज़ों पर हम गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ आजिज़ धामरा साहब मौजूद हैं, पीपल्स पार्टी के रहनुमा, बहुत शुक्रिया सर। सेनेटर राना मकबूल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं, और साजिद अहमद साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, एमक्यूएम के रहनुमा हैं। तमाम मेहमानों का शुक्रिया। सबसे पहले राना मकबूल साहब, ये आप इस बारे में क्या कहेंगे जो अब बिल लेकर आ रही है हुकूमत, काबीना से मंजूरी आज हुई है कि पार्लियामेंटेरियंस को इलेक्शन की मुहिम में हिस्सा लेने की इजाज़त होगी, आपके ख्याल में ये सही है? देखें जी, ये बिल तो उन्होंने वहाँ कैबिनेट में मंजूर कर लिए। डेमोक्रेटिक जो नॉर्म्स हैं और डेमोक्रेटिक एथिक्स जो हैं, इसीलिए सारी कंट्रोवर्सीज चलती हैं। वो चाहिए ये था कि ये बिल का जो है कैबिनेट में जाने से पहले अपोजिशन के साथ भी डिस्कस किया जाता, सारे पार्लियामेंटेरियंस को कॉन्फ्रेंस में लिया जाता, उनका व्यू पॉइंट देखा जाता, ताकि ये बाद में कोई इसके रेमिफिकेशन जो हैं वो नेगेटिव ना हो। मैं इस बात को असूली तौर पर गलत समझता हूँ कि जब तक आप उनको दूसरी जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको कॉन्फिडेंस में नहीं लेते, उनका व्यू पॉइंट नहीं सुनते, तो आप आर्बिट्रेरीली सारे फैसले करते हैं। इसलिए ये खलीज जो है वो बहुत ज़्यादा गहरी और चौड़ी हो चुकी है, जो कि अनब्रिजेबल बनती जा रही है, बल्कि बन चुकी है। तो मेरी तो रिकमेंडेशन यही होगी कि अगर कोई अपना राइट सेंस ऑफ एप्रिसिएशन है ऑन ऑल दीज इश्यूज, तो इस पर कंसेंसस डेवलप जरूर करना चाहिए, बल्कि जो राय आमा है उसको भी देखना चाहिए, क्योंकि इसके सारे के सारे जो स्पिल ओवर इफेक्ट है वो पब्लिक के ऊपर भी है। इसलिए कोई छोटा फैसला नहीं है। ये इलेक्शन कमीशन बहुत देर से इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन कराने की कोशिश करता रहा है जी। और आपने ये भी देखा होगा कि जो पावरफुल लोग होते हैं वो इस तरह की गर्ज में, मैं अली अमीन गंडापुर की बात करूंगा, आपको याद होगा कि आज़ाद कश्मीर में गए, उन्होंने क्या बातें की जी, और किस जगह वो क्या बातें करते हैं। हाँ, इससे तो फसाद को बढ़ाने वाली बात है। बेहतर है कि इसी इशू को पहले ये सारे स्टेक होल्डर कंसल्ट करें, उसके बाद जब वो हो जाए कोई इसका मामला तय है तो फिर आ जाए, असेंबली में आ जाए। और फिर मैं एक और बात आपको अर्ज करूं, ऑर्डिनेंस इज द इंफीरियर मोस्ट पीस ऑफ लेजिस्लेशन। इसमें क्या अभी 21 तारीख को तो इजलास आ रहा है असेंबली का, तो ऑर्डिनेंस का क्या तुक बनता है? कोई तो खुदा के लिए चीज कानून के मुताबिक कर लें, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा नुकसानात हुए हैं इस वजह से। इसलिए मैं तो इस चीज के हक में नहीं हूं। इस तरह आर्बिट्रेरीली बुलडोज करना हर चीज को यह नामुनासिब है। आजिज़ धामरा साहब, आपकी राय क्या है? दूसरी बात आपको क्या है? जी, मैं दूसरी बात पर आता हूं सर, अभी जरा इस पर राय ले लूं। जी धामरा साहब, मैंने कहा कि ये नए पाकिस्तान की नई कानून साजी है। जैसे आपने देखा कि नए पाकिस्तान की नई महंगाई आ चुकी थी, नए पाकिस्तान की सुनामी आपने देख ली थी, नए पाकिस्तान में सहाफ़ियों के ऊपर उनकी आवाज़ को दबाने की जो एक चल पड़ी है लहर पीटीआई की, वो आपने देखी। इदारे किस तरह सहाफ़ियों की मार पिटाई करते हैं वो आप देख रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि
फंडामेंटल राइट्स, अभी आप सोशल मीडिया की अभी आपने बात की, जिस बिल का हवाला आपने दिया, तो मैं सदके जाऊं पीटीआई पे कि ये पीटीआई की हुकूमत ये फैसला करने जा रही है कि सोशल मीडिया पे पगड़ियां ना उछाली जाएं। ये ट्रेंड ही आपने दिया। आपके जो थे टाइगर्स, उन्होंने बैठ के सोशल मीडिया में जिस तरह अखलाकी तौर पर गर्दन शर्म से झुका दी थी इस कौम की माओ बेटियों की, किसी सियासी मुखालिफ की कोई इज्जत महफूज नहीं रहती थी। पहले तो माफी लेनी चाहिए थी आज काबीना में वजीर आजम पाकिस्तान को कि मेरी पार्टी ने, मेरे कारकुनों ने, मेरी सोशल मीडिया टीम ने, जिसको आप ठपकी देते थे, जिसको मीटिंगों में आप कहते थे कि आप मेरे बेहतरीन टाइगर हैं, उस पर पहले आप कौम से माफी लेते कि ये सारा जो गंद है जो शुरू हो चुका है वो हुआई एक्शन के रिएक्शन में है। जाहिर है कोई नहीं, लेकिन चले जिसने भी पगड़ी उछालने का आगाज किया धामरा साहब, लेकिन क्या ये अब खुद शायद नहीं है कि इसको काबिल ताज़ीर जुर्म करार दिया गया है और ये 6 माह के अंदर अदालत ने फैसला करना होगा? वरना तो पहले अगर कोई किसी के खिलाफ अदालत जाता भी था तो वो स्टे लेकर साल चलता रहता था, उसका कभी फैसला ही नहीं होता था। तो ये बेहतर कानून नहीं है कि अब कम से कम लोग मोहतात होंगे? ये मुनाफकत है। पहले तो आप अगर वो स्टेप ही ना लेते सोशल मीडिया पे तो आज कानून साजी की आपको नीड ही नहीं पहुंचती। इससे पहले पीटीआई से पहले जब वो हुकूमत में या अपोजिशन में आई है 2014 के बाद के धरने के बाद की मैं बात कर रहा हूं, तो हम भी सियासत करते थे, हमारे खिलाफ भी सियासत होती थी, मगर सोशल मीडिया के अंदर जिस तरह आपने ट्रेंड शुरू किया हुआ था, ये आपका किया हुआ गंद है जो आपको भी साफ करना पड़ रहा है। और ये आप किसको भाषण दे रहे हैं कि लाहौर के अंदर एक एफआईआर हो जाती है, उसके 30 मिनट्स के बाद इस्लामाबाद में जिस तरह गिरफ्तारी होती है और जो एहलकार हैं उनको वर्दी पहनने भी नहीं दी जाती, ये सारा कवर्ड दिया जा रहा है उस सारी बात को। इशू इज दिस। मगर बावजूद इस बात के कि हमने ही ये मुतालबा किया था कि ये सियासत में गंद जो है वो बंद होना चाहिए, तो आज पीटीआई को यह एहसास हुआ कि दूसरों की पगड़ियां उछालते उछालते जब आपके हाथों में गिरेबानों में हाथ पहुंचे हैं तो आपको यह एहसास हुआ है। इसलिए हम आपको कह रहे हैं कि आप चले जाएं शराफत से। अभी तो आप अपनी इस पॉलिसी से डिनाई करके कानून साजी पे आ गए हैं। आपने जो महंगाई की हुई है, आप बाजारों में नहीं जाएंगे और आप जब इलेक्शन कैंपेन में जाएंगे तो ये हाथ आपकी गिरेबानों में वैसे ही आने हैं, वो महंगाई की सूरत में आने, तलख किस्म के सवाल होने। आपने जो एक ज़हनी निशोनुमा की है इस कौम के बच्चों की, वो आपके आगे आनी है। आपको खौफ इस बात का है कि इलेक्शन में जब आप बाजारों में जाएंगे, जब गली मोहल्लों में जाएंगे, तब आपसे क्या ट्रीट किया जाएगा। इसलिए इस खौफ से ये कानून लाया जा रहा है। मैं कहता हूं कि इखलाकी दायरे के अंदर सियासत होनी चाहिए। चले सही है, बिल्कुल, लेकिन के अंदर मुखालफत होनी चाहिए। अगर ये पीटीआई कर रही है और ये इसलिए हो रहा है नियत पर शक है, आपको पता है कि अभी आपको इलेक्शन में जाना है। ठीक है, बिल्कुल सही है, लेकिन मैं साजिद साहब ये बताइए कि अपोजिशन तो ये कह रही है कि हमसे मुशावरत नहीं हुई, लेकिन क्या इत्तेहादियों से मुशावरत हुई है? क्या इससे ये नहीं होगा कि जो हुकूमत या हुकूमत के इत्तेहादी हैं उनको एक बेनिफिट मिल जाएगा इलेक्शन कैंपेन में कि वो जाएंगे, तरक्याती मंसूबे अनाउंस करेंगे, स्कीमें देंगे और इलेक्शन में उसका फ़ायदा उठाएंगे? तो ये जो कानून है कि पार्लियामेंटेरियंस इलेक्शन में हम चला सकते हैं, इससे तो बाहर लगता है कि सीधा सीधा फ़ायदा हुकूमत को होगा और हुकूमत के जो इत्तेहादी हैं उनको होगा। देखिए, एक तो हुकूमत के इत्तेहादी जरूर हैं हम लोग, एमक्यूएम पाकिस्तान, लेकिन हर चीज़ में उनका हिस्सा नहीं। अच्छा देखिए, हुकूमत जो अभी इस वक्त जो डिस्कशन हो रही है यहाँ पर कि हुकूमत एक बिल ला रही है कि इलेक्शन के अंदर उनके नुमाइंदे जा सकते हैं वज़ीर। अच्छा देखिए, जो माजी के अंदर जो भी ज़िमनी इलेक्शन हुए या माजी में जो भी इलेक्शन हो चुके हैं, उसमें ये तो अनअनाउंस पहुँचते सारे के सारे हैं, सारे वजीर, सारे मुशीर, सबका इनपुट इस हल्के के अंदर होता है, जाते हैं, तरीके से मुहिम चलाते हैं, ट्रांसफर, पोस्टिंग, ये सब कुछ हो रहा होता है ना। अच्छा, अगर इसको ओपन क्यों ना कर दिया जाए कि अच्छा है कि सब जाएं, सब मिलकर उस हल्के के अंदर जाएं, तो वो गवर्नमेंट में हो, अपोजिशन के अंदर लोगों अपने अपने दलाइल पेश करें, लोगों के आगे अपना अपना मुद्दा रखें और आज़ादाना तौर पर इलेक्शन लड़ें। अच्छा, वैसे तो अगर अपोजिशन से हम बात करें, अपोजिशन की थोड़ी देर के लिए सुने तो ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा जुल्म उनके साथ नाइंसाफी ज्यादती हो रही है, लेकिन इसी सिंध के अंदर एमक्यूएम पाकिस्तान भी अपोजिशन के अंदर है और गुज़श्ता दिनों बल्दियाती एक्ट के हवाले से जो काला कानून पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट लेकर आई है, उस पर एमक्यूएम ने भी एक एहतजाजी मुजाहरा सीएम हाउस के सामने किया था। आपने देखा वहाँ कि किस तरह से एक एमपीए जो कि हज़ारों वोट
लेकर आया है, मुंतखब नुमाइंदा है, उसको किस तरह से डंडे मारे गए हैं, जो खवातीन वहां पर आई थी उनको किस तरह से मारा पीटा गया है, अंधाधुंध आंसू गैस की गई, वहां पर लोगों को गिरफ्तार किया गया, मारा पीटा गया। तो कानून फिर सबके लिए बराबर होना चाहिए कि आपके साथ ज्यादती हो तो आप कहें कि हमारे साथ नाइंसाफी है, आप दूसरे के साथ ज्यादती करें तो आप कहें कि ये हम सही कर रहे हैं। एक तो इस रूल को हमें खत्म करना होगा। अच्छा, दूसरा ये कि अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा कि सिंध के अंदर डकैतियों का राज है, चोरी का राज है। अच्छा देखिए, एक तो सिंध की वजारत दाखिला जो है वो सीएम सिंध के हाथ में है, ठीक है ना। होना ही चाहिए था कि यहाँ लॉ एंड ऑर्डर बहुत ज्यादा मिसाली होना चाहिए था, यहाँ दिखता कि कुछ है। यहाँ हम देखते हैं सूबे के अंदर के आईजी के ऊपर लड़ाई झगड़े होते हैं कि सीएम अपनी मर्जी का आईजी चाहता है और वफाक अपनी मर्जी का आईजी चाहता है। मेरिट मेरे ख्याल में इस सूबे के अंदर भी नहीं है। अगर कोई कहता है कि पंजाब के अंदर मेरिट नहीं है, एपीके में नहीं है, बलूचिस्तान के अंदर मेरिट नहीं है, वहाँ ज्यादा नाइंसाफी हो रही है, तो उससे ज्यादा ज्यादा इस शहर के अंदर भी हो रही है, इस सूबे के अंदर भी हो रही है कि यहाँ पर बलदियाती नुमाइंदे 4 साल मुकम्मल अपने करके जाते हैं, उनके पास कोई इख्तियार नहीं होता और उनके पास कोई पावर नहीं होता, वो इम्पावर होते हैं, पावरलेस होते हैं, उनके हाथ पांव बंधे हुए होते हैं, वो कुछ कर नहीं सकते हैं। तो हम अपना रोना किससे आगे रोएं? इस सूबे के अंदर एमकेएम भी अपोजिशन में, पाकिस्तान की और जो दीगर सियासी जमातें वो भी यहाँ पर अपोजिशन के अंदर मौजूद हैं। तो ये क्या यहाँ पर हुकूमत का रवैया बहुत ज्यादा पॉजिटिव है अपोजिशन के साथ? तो अगर यहाँ पर गवर्नमेंट का रवैया अपोजिशन के साथ बहुत ज्यादा अच्छा है तो फिर अपोजिशन जो यहाँ गवर्नमेंट है और अगर वफाक में अपोजिशन है तो उसको कहने का बहुत कुछ हक बनता है कि देखें हम यहाँ पर इतनी अच्छी गवर्नमेंट के अंदर कर रहे हैं और वफाक में और दीगर सूबों में हमारे साथ ये हो रहा है। अच्छा, दूसरा ये कि आप उठा लें माजी की तारीख से उठा लें, आप उठा लें तो अब्यूज लैंग्वेज इस्तेमाल करने का तरीकाकार है, आप माजी के अंदर उठाएं। 2 से 3 मरतबा नून लीग ने पीपल्स पार्टी नून लीग की गवर्नमेंट गिराई है, एक दूसरे पर बगावतों के इल्जाम लगाए हैं, एक दूसरे को गद्दार कहा गया है, एक दूसरे को रागा एजेंट कहा गया है। मेरे ख्याल में इस्लाह को जरूरत है, हम हुकूमत समेत अपोजिशन समेत सबको इस्लाह की जरूरत है। जब तक अपोजिशन होती तो बहुत रोना गाना होता है, लेकिन जैसे अपोजिशन गवर्नमेंट में आती है तो फिर उसके रूल्स वही हो जाते हैं। सही है, लेकिन हाँ ठीक है, लेकिन ये जो आपने गुफ्तगू का आगाज़ कर दिया कराची के हवाले से, मैं चलें इसी पर पहले बात कर लेता हूँ और मैं बाकी लोगों से भी इसकी राय चाहता हूँ, ख़ासतौर पर राना मकबूल साहब, आपकी एक्सपर्ट ओपिनियन इसके ऊपर क्या है? ये क्यों जराइम कंट्रोल नहीं हो पा रहे? क्यों हज़ारों वारदातें जो हैं वो होती हैं हर महीने? मोटरसाइकिलें और गाड़ियाँ छीनने की वारदातें हैं, फिर 13 अफराद कत्ल हुए हैं 1.5 महीने में। क्या ये सिर्फ कहा जा सकता है कि जी चूँकि मुआशी मसाइल लोगों को दरपेश हैं इस वजह से ये वारदातें हो रही हैं? तो पुलिस फिर क्या कर रही है? देखिए जी, मुआशी मसाइल तो एक फैक्टर ज़रूर है, क्योंकि पब्लिक डिसकंटेंटमेंट इतनी है और इतनी गैर इत्मीनानी की सूरत हाल है और रोज़गार कितना मुश्किल हो गया है और दिन रात जो तकलीफ़ पे लोगों के गुजर रहे हैं और एक तरह से रिएक्शन और रद्द अमल भी है हुकूमत की नाकामी की वजह से। ये सारे फैक्टर्स ज़रूर होते हैं, सोशल फैक्टर्स। इसके अलावा इन्फोर्समेंट जो है उसके ऊपर भी तवज्जो देनी पड़ती है। जैसे वॉच है, हाँ जी, मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ ना, वही बातें कर रहा हूँ, कोई एक नहीं होता। एक तो जो होती है ना जी सर्वेलेंस और कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, इंटेलिजेंस, वो बहुत एक अहम चीज़ होती है, उसको बीफ अप करने की ज़रूरत हमेशा रहती है। दूसरी बात यह है कि एक लॉ है हमारे यहाँ जिसको हम पूरी तरह इम्प्लीमेंट नहीं करते, उसे कहते हैं प्रिवेंटिव लॉ, कि जिसने जुर्म किया है उनको पकड़ने के बाद इन्वेस्टिगेट करना, चालान करना, फिर उनको सज़ा दिलवानी जो जेन्युइन मुल्ज़म है, और फिर अपीलों में उसको परस्यू करना, ताकि जो एपलेट कोर्ट भी अगर ट्रायल कोर्ट में सज़ा हो जाती है तो उसको पूरी तरह से अप्रूव करे, फिर उसका इम्पैक्ट होता है। सही। अगर आप ट्रायल कोर्ट तक पहुंच जाते हैं, आगे नहीं होते, जब तक अपील का फैसला मुल्ज़म के ख़िलाफ़ नहीं होता, उसका इम्पैक्ट बिल्कुल नहीं होता। इसके अलावा जो है आपका जो कि क्विक ट्रांसफर्स नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कानून में भी ये लिखा हुआ है कि सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर बहुत ज़रूरी है। कम से कम पहले तो 5 साल हुआ करता था पुराने वक्तों में, अब 3 साल की पाबंदी है। आप उस ऑफिसर को नहीं बदल सकते जब तक ये कोई उसकी कोताही सामने ना आए। सही। अगर वो काम ठीक कर रहा है तो उसको पूरा वक्त देना चाहिए, क्योंकि
पुलिस जो है एक लंबा ठीक है, प्रोसेस होता है। राइट सर। मैं पहले राणा साहब लोगों के इजाज़त दीजिएगा, खिलाफ मुझे एक ब्रेक लेनी है। मैं आपसे इस पर मजीद राय चाहूँगा कि आप इस पर मजीद राय का इजहार करें, मगर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फिर हुकूमत के नुमाइंदे भी हमारे साथ मौजूद हैं। सिंध में हुकूमत है पीपल्स पार्टी की, राणा साहब से भी पूछते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। दोबारा खुशामद कहते हैं। आजिज़ धामरा साहब, तासुर यह है कि सिंध में जो पुलिस है सियासी बुनियादों पर भर्तियां होती हैं, सियासी बुनियादों पर तैनातियां होती हैं, और कई वाक़यात में हमने देखा है कि जराइम पेशा अफराद की पुष्टपनाही पुलिस कर रही है। एक ऐसा मैकेनिज्म मौजूद नहीं है कि शहर को पाक किया जाए जराइम पेशा अफराद से, और नतीजा आपके सामने है कि 11,000 वारदातें 1.5 महीने में हुई हैं, 13 अफराद कत्ल कर दिए गए हैं जराइम पेशा अफराद की तरफ से, और पुलिस अक्सर केसेस में ताक़ुब करने में नाकाम रहती है इन लोगों का। क्या वजह है, क्यों सिंध हुकूमत नाकाम है? देखिए, पहली बात तो मैं सिंध हुकूमत का कोई अपना सिंध की पुलिस का कोई तर्जुमान नहीं हूँ कि मैं फोर्स के हवाले से कोई आपको बताऊँ उनकी कामयाबी या नाकामी, मगर ये बिल्कुल बात है कि सिंध में कराची के अंदर ये वाक़यात की लहर जो है वो तेज़ी से शुरू हो चुकी है, मगर उसको हमें बिल्कुल डिनाई नहीं करना चाहिए। हम भी शुरू से ये कहते रहे हैं, और ये जो क्राइम का रेशो है, ये अगर आप ओवरऑल जो महंगाई के बाद पूरे मुल्क में देखेंगे, मगर क्योंकि रिपोर्ट जो है वो कराची में ज़्यादा हो रही हैं, चीज़ें बिल्कुल होनी चाहिए और ये चीज़ें बिल्कुल पॉइंट आउट होनी चाहिए। कराची देखें, थिक आबादी का एक शहर है, मल्टीपल एक शहर है, सिटी है, और उसमें जब इस तरह की आप महंगाई की लहर दौड़ेगी तो उसमें यकीनन मुआशरे के अंदर क्राइम बढ़ता है, मगर ये कतन मेरे कहने का मकसद नहीं है कि उस पे हाथ रखा जाए। उसमें अगर सिंध की पुलिस की कहीं ना कहीं अगर कोताही होगी तो सिंध के चीफ मिनिस्टर ने मुसलसल 2-4 दिन से इस बात को बिल्कुल नोटिस लिया है और कहा है कि सिंध की पुलिस की जहां तक कोताही होगी उसका नोटिस लिया जाएगा। मगर ओवरऑल सोसाइटी के अंदर जो क्राइम का रेशो है वो बढ़ चुका है। वो वफाकी हुकूमत की नालायकी की वजह से आज सूबे इस तरह के क्राइम को फेस कर रहे हैं और सूबाई जो हुकूमतें हैं वो फेस कर रहे हैं। बाकी सूबों की हुकूमतें अगर ना भी चलाएं, सिंध के चीफ मिनिस्टर ये बात एतराफ़ भी करते हैं कि कराची के अंदर एक लहर पैदा हो गई है स्ट्रीट क्राइम की, और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि मर्डर भी यहाँ पर हो रहे हैं। तो सिंध पुलिस की जो कैपेसिटी है, जो इतने थिक पॉपुलेशन सिटी के अंदर, वहाँ पर बिल्कुल उनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा करना चाहिए, मगर ये ना भूला जाए कि कराची के अंदर जो पूरे मिनी पाकिस्तान शहर है और वहाँ पर महंगाई के जो तूफान ने आवाम से, एक तो लोग खुदकशियों में इजाफा हो रहा है और क्राइम में भी इजाफा हो रहा है, और डेफिनेटली जिस मुल्कों के अंदर इस तरह की सूरत हाल होगी उन मुआशरों के अंदर क्राइम भी बढ़ता है। मगर नहीं, लेकिन आप इस पे की जिम्मेदारी वफाकी हुकूमत पर डाल रहे हैं कि महंगाई बढ़ गई, लेकिन कराची का क्राइम तो आपकी हुकूमत के ज़माने में भी, जब आपकी वफाक में हुकूमत थी तब भी ऐसा ही था, जब नून लीग की हुकूमत थी तब भी क्राइम रेट यहाँ पर कम नहीं हुआ। अमन नगर से जरूर आ गया एक ऑपरेशन के बाद। उस क्राइम की बात अलग कर दें। उस क्राइम की जो साजिद साहब भी ये बात का एतराफ़ करेंगे कि वो क्राइम बहुत ही खत्म हुआ है। उस क्राइम को कंट्रोल किया गया था, वो दहशतगर्दी थी, वो खुदकश हमले होते थे, ताने बाने क्राइम के कहीं और से होते थे। ये स्ट्रीट क्राइम मैंने कहा कि उसको कंट्रोल किया, बड़ी मुश्किल से कंट्रोल किया, और इसी सिंध पुलिस ने कंट्रोल किया और रेंजर्स भी उसके साथ रही। मगर आज भी रेंजर्स तो कराची में मौजूद है, पुलिस के साथ काम कर रही है, बावजूद इस बात के कि क्राइम बढ़ा है। मैं इसे डिनाई नहीं करता क्योंकि ये रिपोर्ट हो रहा है क्राइम, बाकी जगहों पे रिपोर्ट नहीं हो रहा है, तो जारी हम डिस्कस कराची के लॉ एंड ऑर्डर को करेंगे। तो स्ट्रीट क्राइम और दहशतगर्दी कार्रवाइयां, जो खुदकश हमले होते थे, जो इंतहा पसंदी वाली एक लहर थी, उसको बड़ी मुश्किल से कंट्रोल किया था। मगर जिस मुआशरों के अंदर महंगाई का आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी, महंगाई का जिन बोतल में काबू नहीं होगा, वहां पर इस तरह की सूरत। राणा साहब इस पे कोई पॉइंट देना चाह रहे हैं, लेकिन अगर राणा साहब इजाजत दें तो मैं साजिद अहमद साहब को जरा थोड़ा सा सिंध पुलिस को अपने एफर्ट्स दिखाने चाहिए। जी, मैं अगर राणा साहब आपके पास आता हूं, लेकिन साजिद साहब मैं आता हूं सर आपके पास, मैं साजिद साहब से जरा एक पॉइंट ले लूं। साजिद साहब, आपको याद होगा कि जो सूरत हाल कराची में रही, या गैंग वॉर थी, बड़े बड़े गिरोह थे, दहशतगर्दी के वाक़यात भी थे, टारगेट किलिंग के वाक़यात भी थे, कई लोग MQM के भी मारे गए, मुख्तलिफ पार्टीज़ के लोग जो है वो शहीद किए गए, कत्ल किए गए।
वो तो चले ख़त्म हुआ, लेकिन ये जो स्ट्रीट क्राइम है, ये स्ट्रीट क्रिमिनल्स क्या मुनज़्ज़म गिरोह हैं कराची के अंदर, ये इंडिविजुअल्स हैं जो बेरोज़गारी की वजह से ये कर रहे हैं? जैसे कि सिंध की हुकूमत तासुर दे रही है कि जी इंडिविजुअल्स हैं, महंगाई की शरह बढ़ गई, इस वजह से जो है ये क्राइम पर उतर आए हैं। आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है कराची के शहरी और सियासतदान होने के नाते? अभी गुज़श्ता कुछ दिन पहले, 2-4-5 दिन पहले की बात है, मेरे ख्याल में पुलिस डिपार्टमेंट के एक नुमाइंदे हैं, आईजी हैं, मुझे याद नहीं आ रहा, मैंने उसको रिपोर्ट पढ़ा था, उसमें उन्होंने कहा था कि देखिए जो कराची में जराइम की वारदातें जितनी भी हो रही हैं उसमें मुकामी लोग इन्वॉल्व नहीं हैं, उसमें गैर मुकामी लोग यहाँ पर इन्वॉल्व हैं, ठीक है ना। अच्छा, फिर वो यहाँ पर अभी गुज़श्ता कुछ अर्से पहले कुछ लोग कराची में पकड़े गए, उनको हैंडल दादू या लड़काने से किया जा रहा था। जो उनको शख्स हैंडल कर रहा था वो वहाँ बैठ के, और यहाँ ये लोग कार्रवाइयाँ करते थे, तो यहाँ से दोबारा स्विच जाते थे कार्रवाई करने के बाद। तो और फिर पुलिस ने भी रिपोर्ट जारी की है जिसका 2-4-5 दिन पहले, तो जिसमें कहा गया है कि कराची में जैसा लोग आ रहे हैं और जराइम करते हैं, करके चले जाते हैं यहाँ से, उसमें गैर मुकामी अफराद बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं। अच्छा देखिए, अब ये काम भी किसका है? ये काम भी मौजूदा सिंध गवर्नमेंट का है कि वो ऐसा चेक एंड बैलेंस का निज़ाम प्रोविंस के अंदर नाफिज करे, इम्पोज करे कि यहाँ पर बिल्कुल चेक एंड बैलेंस है। अच्छा देखिए, दुनिया के अंदर होता ये है, अब ये इनकम आज से नहीं, काफ़ी अर्से से कहते हुए चली आ रही है, मुतालबे भी रहा इनकम का, कि देखिए दुनिया के अंदर कम्युनिटी पुलिस सिस्टम होता है कि मुकामी लोगों को पुलिस के अंदर लिया जाता है। उसकी बुनियादी वजह ये होती है कि वो अगर मुकामी लोग पुलिस के अंदर होंगे तो वो मुकामी लोगों को अपने टाउन के अंदर जितने भी जराइम पेश आफात हैं उनको बेहतर अंदाज तौर पर जानते होंगे और उनसे वाकिफ होंगे। अच्छा, एनकम उस ज़माने में, मुशर्रफ साहब के ज़माने में जो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम था, उसमें एनकम ने कम्युनिटी पुलिस सिस्टम को मुतारिफ कराया था, लेकिन मौजूदा क्योंकि वो सिस्टम चल नहीं पाया उस अंदाज के अंदर। अगर उस कंटिन्यूटी के साथ चलता रहता तो यकीनन जहाँ पर रहने वाले यूसियों में, टाउन में, डिस्ट्रिक्ट में रहने वाले लोग पुलिस में होते। अब हो ये रहा है कि अगर किसी इदारे के अंदर जॉब, पुलिस के अंदर जॉब आती है मिसाल के तौर पर सामने, तो हम देखते हैं कि नंबर 1 के एक तो अज़बियत तासुब का मुजाहरा बहुत ज़्यादा यहाँ पर है सिंध के अंदर। उसमें देखा जाता है कि कौन कौन सी ज़बान बोलता है, और फिर दूसरा ये कि फिर पैसों का बेतहाशा इस्तेमाल है कि अगर इतनी कोई रिश्वत देगा तो उसको ये मनसब दिया जाएगा। अभी गुज़श्ता कुछ दिन पहले एजुकेशन के अंदर जॉब भी आई नहीं थी, उसके अंदर बाकायदा ये लिखा हुआ था जॉब। सही है, तो मसाइल बहुत सारे हैं, आप कह रहे हैं कि मसले बहुत सारे हैं और जुड़े हुए हैं आपस में, और उसकी वजह से नतीजा ये निकल रहा है। बिल्कुल सही है जी, होना ही चाहिए। आप बलदियाती सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करें, स्टेबल करें, मजबूत करें, मुस्तहकम करें। उसके अंदर में सारे डिपार्टमेंट हैं, आप देखिए अगर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कंट्रोल ना हो, 5 करोड़ की आबादी का सूबा, एक सीएम को कैसे संभाल सकते? सही है। राना साहब, आप इस पे कोई पॉइंट सामने रखना चाह रहे थे, रख दीजिए। फिर मैं एक कमेंट कर लूं जी? कर दीजिए। मैं एक कमेंट कर लूं, राना साहब से भी माजरत कर रहा हूं, मैं एक कमेंट कर लूं। देखिए, इस सारी गुफ्तगू में कराची शहरी की आवाम की मैंडेट की दावा करने वाली पार्टी ने महंगाई का कहीं जिक्र नहीं किया, पेट्रोल बढ़ने का भी नहीं किया, ना बिजली महंगी होने का किया, और ये भी नहीं कहा, मजम्मत भी नहीं की कि कराची के अवाम जो है वो महंगाई की सुनामी में है और वो परेशान है। मेरे ख्याल में एमक्यूएम समझती है कि हालात बिल्कुल ठीक है और बाहर के लोग आके कराची का लॉ एंड ऑर्डर खराब कर रहे हैं। देखिए क्या मतलब तुक है कि कराची के अवाम की आप हमदर्दी रखते हैं, आप महंगाई की मजम्मत नहीं करते यार, जहां पर कराची समेत पूरे सिंध और पूरे पाकिस्तान के लोग जो है वो मातम कर रहे हैं, रो रहे हैं, मगर एमक्यूएम कह रही है कि नहीं, रिलैक्स है पीटीआई की तरह। तो ये तो बड़ा अजीब है। आपकी अपनी मर्जी है, आपकी अपनी पॉलिसी है पार्टी की। जी साहिब साहब, अच्छा मेरी 2 मिनट दे जी। गुज़श्ता 2 दिन पहले की एमक्यूएम ने अपने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है पेट्रोलियम मसनूआत से बढ़ने पर, महंगाई के हवाले से। साजिद भाई, आपने एक जुलूस बात तो कर लेते, साजिद भाई मेरी बात करने थे। मेरी बात करें, 2-3 दिन पहले भी एमक्यूएम अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करते, एमक्यूएम ये कह चुकी है और ये कह रही है कि मौजूदा गवर्नमेंट की पॉलिसीज का बोझ अपने कंधों पर हम लाद नहीं सकते हैं, हम पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट हैं, लेकिन पॉलिसी की गवर्नमेंट बनाती है। देखिए, माजी में हमारे साथ बहुत सारे तजुर्बात रहे हैं। मिसाल के तौर पर अगर धामरा साहब ये कहें कि हम इस वक्त गवर्नमेंट से निकल जाएं, हम तो कह रहे हैं कि बिल्कुल हमें
उससे चाहिए। और हम हुकूमत को वार्न कर चुके हैं कि देखिए अगर आप कंट्रोल नहीं कर सके चीजों ये पर नहीं कह रहा। तो हमारा आपके साथ चलना बहुत सही है। चले, मैं इस पर हुकूमत से निकलना और तरीके एतमाद पर मैं आपसे बात करता हूँ, लेकिन राणा साहब एक बात नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं कह चले, रहा मैं- महंगाई के लिए आपने जुलूस कितने सही निकाले है, हैं, लेकिन कितना सर इखराज आप किया है, धामरा मैं वो कह साहब रहा हूं। बिल्कुल सही है, महंगाई पर सियासत करें, लेकिन ये बात पेश नजर है कि इंग्लैंड में 1992 के बाद सबसे ज्यादा महंगाई रिकॉर्ड की गई, 30 साल का रिकॉर्ड टूटा है। कनाडा में भी 30 साल का रिकॉर्ड टूटा है, अमेरिका में भी रिकॉर्ड महंगाई हो गई है। तो पूरी दुनिया को इस महंगाई का सामना तो है। आपके प्रोग्राम में एप्रिशिएट कर दें, आपके प्रोग्राम में एप्रिशिएट कर दें कि जी पीटीआई बिल्कुल सही कह रही है। एप्रिशिएट करें ना, यस और नो में एक बात होती है ना। चले, ये ठीक है। आप वकालत तो चले कर दें ना राणा थोड़ी। साहब, जरा एक चीज पर आप कमेंट करना चाहते हैं वो कर लीजिए। मैं कुछ सियासी नोयत के सवाल रखना चाहता हूं आपके सामने, खास तौर पर ये जो जहांगीर तरीन साहब की मुलाकात हुई है, इससे कुछ नतीजा खस होने वाला है? जरा मिला लीजिएगा इस सवाल को, क्या तरीके मैं थोड़ी जी मुख्तसर में बात करना चाहता हूँ। जी दामला साहब ने जो जिक्र किया है समाजी फैक्टर्स का, आप इस चीज़ को समझें, लोगों की जो नब्ज पे हाथ जिन्होंने रखा हुआ है, ये सारी की सारी गुर्बत और फाका कशी जो है ये एक रिएक्शन में बदल रही है। इस बात को आप याद रखिएगा। और इसके ऊपर जब एजिटेशन हुई तो फिर संभाली नहीं जाएगी। नहीं राणा साहब, मगर ये बताइए कि नून लीग के दौर में, अब मैं मेरी बात तो नहीं, मैं काउंटर क्वेश्चन कर रहा हूं ना आपसे। मैं सवाल ये कर रहा हूं कि नून लीग का जब दौर था, चूंकि पीटीआई यहां पर है नहीं, मैं डेविल्स एडवोकेट का रोल प्ले कर रहा हूं, इसलिए मैं आपसे सवाल कर रहा हूं कि जब नून लीग का दौर था तो कराची में स्ट्रीट क्राइम्स नहीं हो रहे थे? आप मेरी बात सुन लीजिए, फिर आपने ये बात छेड़ी है तो जी, अगर आप जाएं क्राइम ग्राफ देखें तो 92% हेनिस क्राइम बंद हुआ था नून लीग के दौर में 98-99 में। आप जरा देखें। और आपको याद है कि क्या मैकेनिज्म दिया गया था? एंटी टेररिस्ट कोर्ट बनाई गई थी, 7 कोर्ट, और तफ्तीश जो है मुतवातर होती थी, और 1.5 महीने 2-2 महीने में फैसले होते थे, और वो फैसलों के अलावा सजाएं अपहोल्ड होती थी। वो एक सिस्टम दिया गया था जिसमें 92% क्राइम कम हुआ था। जरा आप फिक्र निकाल के देखें 98 के 99 के। वो तो फिर इनकलाब आ गया ना बाद में, जिसने सारा कुछ बर्बाद कर दिया। अब आइए आप जो बात कर रहे हैं, मैं समझता हूँ हुकूमत सिंध ने एक बड़ा ही मुस्तहसन फैसला किया है, क्योंकि मैं इस चीज़ को थोड़ा जानता हूँ। जो उन्होंने नया CCPO लगाया ना, गुलाम बिन मेमन, आपको 15-20 दिन में, महीने में पता चल जाएगा कि कितनी खुशगवार तब्दीली आती है। वो इंशाल्लाह कंट्रोल कर लेंगे, बावजूद है कि मसाइल इतने ज़्यादा हो चुके हैं। ठीक है। अब आपने पूछा है मेरे से ये अदम जो है एतमाद का, जी वो तो होना है, इसमें अब कोई इश्काल की बात नहीं है। कैसे होना है सर? आपके पास नंबर पूरे नहीं हो रहे? डाउट करने की बात है। आपका नंबर पूरे हो गए तो होगा ना। आप तो सेनेट में एक्सलेंट होने के बावजूद बिल पास कराते जा रहे हैं। वो कल भी 29 लोग थे आपके, बिल पास करा लिया। अच्छा, पहले भी 39 वोटों से पास करा लिया। आप देखे सेनेट की बात सुन लेना। कल जी मैं वहां मौजूद था, परसों जो हुआ है भाई, जब आए ही आप एथिक्स के खिलाफ काम करते हैं। जब ये बिल पेश हुआ है तो रजा रब्बानी साहब ने उठ के कहा कि जो इस बिल के लिए अप्रूवल की जरूरत है, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है। इसके ऊपर चेयरमैन ने ये रूलिंग दी कि ठीक है, मैं इस बिल को डेफर करता हूं। जी जब बिल डेफर हो गया तो टाइम खत्म हो रहा था, जो सेनेटर से को इधर उधर हो गए, अपोजिशन के, को चाय पे चला गया, को घर को चला गया। तो उसके बाद उन्होंने वो जो डेफर करने का ऑर्डर था उसको खुद वायलेट किया। हालांकि उसको बताना होता है डेफर करने के बाद कि अब मैं बिल लगाऊंगा, कल लगाऊंगा, परसों लगाऊंगा। अंडरस्टैंडिंग ये थी कि अब बिल ये नहीं आएगा। अब उसके बाद बिल अचानक मंगवा के, बगैर बहस के, बगैर गुफ्तगू के, जब थोड़े सेनेटर थे, फिर भी 29 बैठे हुए थे, तो बराबर बराबर हो, तो चेयरमैन साहब ने हर दफा की तरह कहा कि जी आई विल गो विद द ट्रेजरी बेंचेस। ये कोई एथिक्स की बात नहीं, दिस इज अगेंस्ट द पार्लियामेंट्री। चल मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेने दे सर, राणा साहब एक छोटा सा ब्रेक मुझे लेने दे, मैं ब्रेक से वापस आता हूँ, जरा इस पर मजीद बातचीत कर लेते हैं। मैं एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूँ जिन प्रोग्राम में, ब्रेक के बाद वापस चलते हैं।
दोबारा खुशामदीद कहते हैं। राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि जी वज़ीर-ए-आज़म बौखलाए हुए हैं और तहरीक अदम एतमाद लाजमी कामयाब होगी। राना सनाउल्लाह साहब ने क्या कहा है, ज़रा सुन लीजिए। अपोजिशन भरपूर कोशिश कर रही है, लॉन्ग मार्च भी का ऑप्शन भी अपना रही है, एहतजाज भी हम करेंगे। हमें उम्मीद है कि अवाम की दुआओं से जो है वो अदम एतमाद भी कामयाब होगा। वजीर आजम जो है वो बुखलाया हुआ है। मियां शहबाज शरीफ के खिलाफ जितने सबूत इन्होंने इकट्ठे करके बाहर भेजे थे वो NCA ने क्लियर कर दिया है। अब नैब से नाकामी के बाद अब FIA को मुतहर्रिक किया हुआ है। कोई चीज पिछले 3.5-4 साल में ये साबित नहीं कर सके। इसके साथ साथ तनकीद हो रही है कि जी प्राइम मिनिस्टर ने जो अल्फाज मंडी बहाउद्दीन के जलसे में इस्तेमाल किए हैं वो अल्फाज जो हैं वो नामुनासिब हैं, ये सूट नहीं करते, जेब नहीं देते। लेकिन मैं राना साहब आप ही से शुरू करना चाहूँगा, फिर बाकी लोगों पे आता हूँ। ये अल्फाज आपकी पार्टी में भी हमें कसरत से देखने को मिलते हैं और बाकी पार्टीज़ में भी। तलाल चौधरी साहब किस अंदाज में गुफ्तगू करते हैं। खुद राना सनाउल्लाह साहब जो है वो अभी पिछले दिनों उन्होंने कहा था कि हम जजेस का घेराव करेंगे और उनके खिलाफ हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त भी गई हुई है। जिस अंदाज में निहाल हाशमी साहब ने गुफ्तगू की है, खुद शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आला थे तो पेट फाड़ने की बात करते थे और ज़र बाबा 44 चोर का नारा उन्होंने लगाया था। तो ये क्या सभी जमातों को अपने अंदर झांकने की ज़रूरत नहीं है राना साहब? उन्होंने तो उस पर हिफाजत कर ली थी, शहबाज साहब ने जो बात कही थी। अब ये जो कल वाली स्पीच है ये स्टेट्समैन की स्पीच नहीं है। जो वो डिक्शन इस्तेमाल करते हैं वो स्टेट्समैन का डिक्शन नहीं, बल्कि ट्रेजेडी ये हो गई है कि ये डिक्शन ट्रिकल डाउन हुआ उनके स्पोक्स पर्सन्स में और हर एक में, और उसने सारी सोसाइटी में गुफ्तगू को पूरा गंदा कर दिया। कंट्रीब्यूशन तो ये होती है कि शुस्ता शाइस्ता कोई चीज़ लाई जाए। नंबर 1 मुल्क का बंदा अगर इस तरह की गुफ्तगू करे तो वो नामुनासिब है और मैं समझता हूँ कानूनी तौर पे भी वो गलत है। ये ऐसी गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए। आपने हालात की सेहत करनी है या यहाँ कोई मुकाबला दस्त बदस्त करना है। कानून के आप ले जाते हैं केसेस का बना के तो ले जाएं, कोर्टों में जाते हैं, कोर्टों में आपके केस फेल होते जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप दुश्मनाम तराजी पे उतर आएँ और इस तरह की गुफ्तगू करें जो किसी के कान को भी अच्छी न लगे। बहुत बड़े बड़े फूती खान आए और लेकिन वो वक्त के साथ मिलिया मेट हो गए। अल्लाह से डरना चाहिए, झुक के रहना चाहिए। अगर पावर है, अख्तियार है तो उसको बड़े सलीके से इस्तेमाल किया जाए। ये इस तरह का चैलेंज करना मैं समझधा हूँ ये मुनासिब नहीं है और इसके अच्छे असरात नहीं निकलेंगे। बिल्कुल सही है। एक चीज़ जो मैं एक और धामरा साहब आपके सामने एक मामला रखना चाहता हूँ। तहरीक अदम एतमाद के हवाले से ऐसा लगता है कि PDM ज़्यादा मुतहरिक नज़र आ रही है, कभी किसी से मिल रही है, कभी चौधरी बरादरान से मिल रही है, मुख्तलिफ लोगों से मुलाकातें हो रही हैं। तो आपकी मुलाकात जो है वो आपकी जो मुलाकातें हैं वो किस तरह से चल रही हैं, कहाँ तक पहुँची हैं और तहरीक अदम एतमाद के लिए कितने होपफुल हैं? जी, तहरीक अदम एतमाद जो है वो पीपल्स पार्टी का ही स्टांस था और हम इस सिलसिले में पहले तो अपनी जो हमारी इत्तेहादी अपोजिशन की जमात थी, लीडर ऑफ अपोजिशन शहबाज शरीफ साहब से मुलाकातें हुई और बड़ी सक्सेसफुल रही। उसके बाद उन्होंने हमारा केस ये रखा PDM की क़यादत के पास और वहाँ से भी अनाउंसमेंट जो है वो आपके सामने आ चुकी है। हमने काफ लीग से भी मुलाकात की है क्योंकि बाद औक़ात वो नाराज़गी का इजहार करते हैं तो पीपल्स पार्टी ये मौका फराहम कर रही है उन इत्तेहादी पार्टियों को भी, अपोजिशन की तमाम पार्टियों को भी, कि वो आएँ और एक डेमोक्रेटिक तरीके से तहरीक अदम एतमाद पेश करें क्योंकि बहुत सारे अरकान इनके नाराज़ हैं और वो जो बैसाखी वाला जहाज़ था वो अभी कहीं भी लैंडिंग करने की बातें हो रही हैं। इस तरह के माहौल में अपोजिशन की पार्टियों को फ़ायदा उठाने ये एक जमहूरी एक तरीक़ाकार होता है कि वो फ़ायदा उठाते हैं और जिस तरह इन्होंने कौम को झगड़ा हुआ है और कौम की रहनुमाई करने के लिए अपोजिशन पार्टी को आगे लीड करना चाहिए, आगे आना चाहिए, अपनी कोई पॉलिसी देनी चाहिए। तो पीपल्स पार्टी ने डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर अपनी एक पॉलिसी दी है, हमने अपने राब्ते किए हैं। अगर अपोजिशन इकट्ठी हो जाती है इस पॉइंट पे नहीं, तो आपको इम्कान नजर आ रहा है इसका? नो कॉन्फिडेंस हमारा। धामरा साहब, ये इम्कान नजर आ रहा है आपको या बस ये बातें ही चल रही हैं? इसलिए कि एक तजुर्बा नहीं, एक तजुर्बा हमने किया था कि जब अपोजिशन ज्वाइंट थी तो लास्ट ईयर जब सेनेट की इलेक्शन हो रही थी उसमें यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की जो कामयाबी है, देखिए हमें आर्ग्यूमेंट ये आता है कि फलां बिल पास हो गया, फलां बिल पास हो गया और उनमें बड़ा अनफॉर्चुनेट ये पाकिस्तान की तारीख के पार्लियामेंट की सूरत हाल से गुजर रहा है
मैं भी 6 साल इसी पार्लियामेंट में रहा हूं, सेनेट के अंदर, मगर चेयर जो है अगर वो रेफरी के बजाय अपनी साइड लेने पे आके बैठ जाए, अपना वोट दे 2 मरतबा और एक डेफर किया हुआ बिल अनाउंस किया हुआ, उन्होंने क्या गैर कानूनी तौर पर ऐसा किया है? जब ये देखे साहब, क्या उनको कानूनी इजाजत नहीं देता? देखें, रूल्स इजाजत नहीं देता आपको कि आप डेफर कर दें, और ये देखें कि अपोजिशन के लोग जब चले गए हैं और ये समझते हुए कि ये बिल डेफर हो गया, ये गैर अखलाकी तो हो सकता है, 1 घंटा होता है, ये गैर अखलाकी तो हो सकता है सर धामना साहब, लेकिन गैर कानूनी तो नहीं है। जब आप अखलाक खो जाएं, जब आप अखलाक हो जाएं, मेरे ख्याल है कानून से ज्यादा अखलाक जो है वो बात है, मगर गैर कानूनी भी है कि आप डिफर कर दें और उसी दिन उसी लम्हे सिर्फ इस बात का इंतजार करें कि अपोजिशन अपनी बेंचों से उठ जाए और आप उस बिल को वापस लेके आए। इस सूरत हाल में आप क्या करेंगे? मतलब आप पार्लियामेंट में जब एक रेफरी वो हुकूमत का खिलाड़ी बन जाए तो फिर ये कौन सा ग्राउंड में रेफरी का किरदार अदा करेगा? इसलिए सूरत हाल बहुत ही मुश्किल की तरफ बढ़ रही है। पार्लियामेंट के अंदर हुकूमत की नालायकी आया हो चुकी है और सेनेट चेयरमैन जो है, मुझे अफसोस के साथ कहना है, मुझे एहतराम है उस चेयर के लिए, हमेशा रहेगा क्योंकि मैं रुकन रहा हूं उस हाउस का, मगर क्या इस तरह होता है कि आप इस तरह के गेम खेलें इस तरह की सूरत हाल में, और जो काबीना के अंदर आप डिक्लेयर कर दें 10 नंबरी वज़रा को, बाकी 31 वज़रा को दूसरी तरफ नाअहल करार दे दें इनडायरेक्टली, तो बात अभी हाउस में नहीं, बात अब काबीना के अंदर नाराजगी तक पहुंच चुकी है। तो इस माहौल में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस एक बेहतर अपॉर्चुनिटी है। और पीपुल्स पार्टी का शुरू, लेकिन अमली तौर पर उसके इम्कानात भी दिखाई देने चाहिए ना। बिल्कुल सही है। साजिद साहब, 2 बातें मुझे पूछनी है आपसे। पहले तो ये बताइए, पिछले दिनों आपके रहनुमा लाहौर आए थे, मुलाकात हुई उनकी शहबाज शरीफ साहब से। शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि आप हमारा साथ दें, जो है वो आपके रहनुमाओं ने कहा कि हम वापस जाकर राब्ता कमेटी से बात के सामने रखेंगे और मशवरा करेंगे और फिर बताएंगे। क्या मशवरा हुआ, क्या जवाब दिया आपने शहबाज शरीफ साहब को? अच्छा देखिए, जो अभी गुज़श्ता कुछ दिन पहले MKM की राब्ता कमेटी मुख्तलिफ पॉलिटिकल जमातों के रहनुमाओं से मिली है। अच्छा, उसका बुनियादी मकसद ये था कि जो MKM ने CM सिंध के CM हाउस के आगे धरना दिया था, उस हवाले से जो MKM के साथ वाक़या, उसमें MKM के कारकुन शहीद हुए थे, ख़वातीन पर तशद्दुद किया गया था। तमाम अपोजिशन जमातों ने जो इस वक्त वफाक के अंदर अपोजिशन में है और अगर सिंध के अंदर भी हैं, उसमें नून लीग है, काफ लीग है, JF है, ANP है, TLP है और दीगर जमातों ने साथ दिया था। हमने सबका शुक्रिया अदा किया। अच्छा, इसमें कोई शक नहीं कि मौजूदा गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ से हम भी बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं और हम भी इससे खुश नहीं हैं, क्योंकि बेहंगम महंगाई बढ़ती जा रही है, कोई रोक टोक नहीं। मिसाल के तौर पर माजी में ऐसा होता था कि जब बजट आता था तो उस वक्त उससे 2-4 दिन पहले या 2-4 दिन बाद महंगाई होती थी, कुछ डेट्स बढ़ते थे, उसके बाद वो स्टक हो जाते थे। लेकिन अब हो ये रहा है कि अगर आप सुबह उठें और लेकिन साहिब आपको याद होगा कि आप पीपल्स पार्टी की हुकूमत के दौरान, जब पीपल्स पार्टी के दौर में पेट्रोल बढ़ा था और आप इत्तेहादी हुकूमत से अलग हो गए थे, तो आज आप क्या अमर माने हैं कि हुकूमत के साथ जुड़े हुए हैं, सपोर्ट कर रहे हैं उसे? देखिए इसमें तो देखें, आप क्या चाहते हैं, हुकूमत से अलग हो जाएं? जी हाँ, नहीं, बिल्कुल हुकूमत से अलग भी हो जाएंगे, इसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन किसी भी जमात को सबसे पहले वार्न किया जाता है। अगर माजी के अंदर पीपल्स पार्टी से MKM इत्तेहादी रही है या नून लीग से इत्तेहादी रही है, तो MKM ने अपने मुतालबात उनके आगे रखे, जब उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया तो यकीनन बाहर आ गए। कितने अरसे की वार्निंग आपने दे रखी है उन्हें सर? मतलब कोई अल्टीमेटम है, कोई टाइम लिमिट है? ये मुझे लगता है कि अनकरीब कुछ ना कुछ हो जाएगा। मुझे लगता है कि अनकरीब कोई ना कोई MKM भी फैसला कर लेगी। लेकिन एक चीज़ हम जो बहुत ज़्यादा जहन में रखते हैं, माजी के बड़े हमारे तरफ तजुर्बात रहे हैं माजी में। मिसाल के तौर पर माजी में हम नून लीग के इत्तेहादी भी रहे हैं, इत्तेहादी रहे, इनकी गवर्नमेंटों को बनाया, इन्होंने हमारे खिलाफ ऑपरेशन किया। पीपल्स पार्टी के साथ हम इत्तेहादी रहे, इनकी गवर्नमेंट बनाने में हमने मुकम्मल हेल्प की। हमें अच्छी तरह याद है कि जरदारी साहब जब पाकिस्तान बनाए थे, उनका नाम भी MKM पाकिस्तान ने पेश किया था उस वक्त। नहीं, सिर्फ माजी में आपने हेल्प नहीं की, आप आज भी किसी तरह से आप पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करते हैं। मैं अगला सवाल आपके सामने रखना चाहता हूँ, वक्त कम है, और वो ये कि आपके जो सेनेट के उम्मीदवार थे, उन्होंने पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार निसार खोड़ो साहब के हक में दस्तबरदार वो हुए हैं। ये उनका ज़ाती फैसला है, पार्टी का फैसला है, क्या इसके पीछे हिकमत क्या है? ख्वाजा सुहेल मंसूर साहब, दोबारा रिपीट करें। ख्वाजा सुहेल मंसूर साहब, जो आपके सेनेट में जो एक सीट खाली हुई है उसमें उम्मीदवार थे, वो दस्तबरदार हो गए पीपल्स पार्टी के हक में।
ये उनका ज़ाती फैसला है, पार्टी का फैसला है, क्या इसके पीछे हिकमत क्या है, ये मेरा सवाल था। अच्छा देखिए, यकीनन अगर एमकेएम ने फैसला ये किया है और अगर वो दस्तबरदार हुए भी हैं तो यकीनन इसका कोई ना कोई बेनिफिट कराची को, इस शहर को के हवाले से कोई एमकेएम ने पॉलिसी तरतीब दी होगी। लेकिन इस सीट को जीतना तो हमें है नहीं वैसे भी ना, इसको हमें जीतना है नहीं, हरगिज नहीं जीत सकते हम इस सीट को, मैं पता है इस और लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हम किसके हक में सही। बहुत शुक्रिया आपका साजिद, आप सेनेटर राना मकबूल साहब और आजिज हमरा साहब प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।